नमस्कार और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस विशेष कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं पेंशन जगत से जुड़ी 3 बेहद महत्वपूर्ण और ताजा खबरें, जिन्हें जानना हर पेंशन धारक और केंद्रीय कर्मचारी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनमें से एक खबर तो EPS 95 पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन राशि को लेकर है, जिस पर श्रम मंत्रालय की तरफ से एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण जवाब आया है। दूसरी बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन से जुड़ी है, जिसमें पेंशन संशोधन को लेकर सरकार ने एक बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। और तीसरी खबर है EPS 95 पेंशन भोगियों द्वारा उच्च न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर चल रहे राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर ताजा अपडेट। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। नए दर्शकों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी पेंशनर मित्रों एवं परिवारजनों के साथ इसे साझा अवश्य करें, ताकि यह महत्वपूर्ण सूचना सब तक पहुंच सके। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सबसे पहले अपडेट की ओर। पहली बड़ी खबर EPS 95 पेंशन हक पर श्रम मंत्रालय का स्पष्टीकरण। दोस्तों, क्या सरकार EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि करने वाली है? ये सवाल लंबे समय से लाखों पेंशन भोगियों के मन में घूम रहा था। इसी सवाल का जवाब लोकसभा में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे द्वारा एक लिखित उत्तर में दिया गया है। ये जवाब EPS 95 पेंशन योजना की वित्तीय संरचना और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995, जिसे हम EPS 95 के नाम से जानते हैं, एक निश्चित अंशदान और निश्चित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के सभी लाभ नियोक्ता और केंद्र सरकार के अंशदान से बने एकत्रित कोष से दिए जाते हैं। इसमें नियोक्ता वेतन का 8.33% हिस्सा अंशदान के रूप में जमा करता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार प्रतिमाह 15,000 रुपए की मजदूरी पर 1.16% का अंशदान बजट सहायता के रूप में करती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है। मंत्री जी ने बताया कि योजना के कोष का वार्षिक मूल्यांकन एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जो EPS अधिनियम की धारा 32 के तहत होती है। 3 मार्च 1919 तक के मूल्यांकन के आधार पर इस कोष में एक्चुएरियल घाटा पाया गया है, यानी कोष में उपलब्ध राशि भविष्य में देय होने वाली पेंशन की देनदारियों से कम है। ये स्थिति चिंताजनक है, लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद सरकार की प्रतिबद्धता देखिए। एक्चुएरियल घाटे की स्थिति में भी सरकार बजट सहायता के माध्यम से पेंशन भोगियों को प्रतिमाह कम से कम 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्रदान करवा रही है। श्रीमती करंदलाजे ने दोहराया कि भारत सरकार EPS 95 के तहत श्रमिकों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस संबंध में कोष की सेहत और भविष्य की देनदारियों दोनों को उचित ध्यान में रखा जाता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का कोई तत्काल प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास नहीं है, क्योंकि योजना पहले से ही वित्तीय दबाव में है। पेंशन भोगियों की मांग के बावजूद न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रतिमाह करने का फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ये जानकारी निश्चित रूप से बहुत से पेंशनर भाइयों बहनों के लिए निराशाजनक हो सकती है, लेकिन यह सरकार का आधिकारिक और स्पष्ट जवाब है। गत माह ऑल इंडिया पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने इसी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के बाहर धरना दिया था। ये प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा था, जिसमें हर साल 16 नवंबर को इस योजना के क्रियान्वयन के विरोध में काला दिवस मनाया जाता है। सरकार का ये जवाब ऐसे ही प्रदर्शनों और मांगों के पृष्ठभूमि में आया है। दूसरी बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग में पेंशन संशोधन को लेकर सरकार का बड़ा बयान। अब हम बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर धारकों के लिए एक बेहद उत्साहवर्धक खबर की। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी अनिश्चितता दूर हो गई है। कर्मचारियों और पेंशन धारकों के मन में यह सवाल था कि क्या इस नए आयोग की सिफारिशों में पेंशन के पुनरीक्षण को भी शामिल किया जाएगा। इस पर मंगलवार 2 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने स्पष्टता प्रदान की है। श्री चौधरी ने घोषणा की कि 8th पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कार्यसीमा में पेंशन संशोधन भी शामिल है। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब ये हुआ कि ये आयोग सिर्फ कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर ही सिफारिशें नहीं देगा, बल्कि पेंशन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे पेंशन की गणना, संरचना और संशोधन पर भी अपने विचार रखेगा। ये खबर लाखों केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत और खुशखबरी है। ये स्पष्टीकरण उस समय आया है जब कई कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर ये मांग की थी कि पेंशन पुनरीक्षण को आयोग के दायरे में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।
श्री चौधरी के इस बयान ने उनकी इस मांग पर मुहर लगा दी है। राज्यसभा के सदस्य श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी गई है। हालांकि एक और मुद्दे पर सरकार का रुख पहले जैसा ही बना हुआ है।